हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 65। मुन्ना वंश और गौरी को नशे की हालत में घर ले आया। वंश को नीचे वाले कमरे में छोड़कर वह गौरी को अपनी गोद में उठाए अपने कमरे में चला गया। इस वक्त उसे अपने कमरे से ज्यादा सेफ जगह और कहीं नहीं दिखी, लेकिन आज मुन्ना की किस्मत शायद खराब थी। गौरी को ले जाते वक्त मुरारी ने उसे देख लिया और ये बात मुन्ना को नहीं पता थी। मुन्ना गौरी को लेकर अपने कमरे में आया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। गौरी की आंखें मूंदने लगी थी। गुनगुनाते हुए उसने करवट बदल ली। मुन्ना उसके पैरों के पास आया और उसके सैंडल्स उतार कर रख दिए। एक तकिया उठाया और आहिस्ता से गौरी के सिर के नीचे रख दिया। साथ ही उसे अच्छे से कंबल भी ओढ़ा दी, क्योंकि इस वक्त ठंड काफी ज्यादा थी। मुन्ना ने देखा उसके कमरे की खिड़की खुली है तो वह खिड़की के पास चला आया और उसे आहिस्ता से बंद कर दिया। गौरी सो चुकी थी और मुन्ना को वहां रुकना सही नहीं लगा, इसलिए उसने तकिया और चद्दर उठाया और कमरे से बाहर चला आया। हालांकि ऊपर के 2 कमरे अभी भी खाली थे, लेकिन मुन्ना वहां न जाकर अपने कमरे के बाहर पड़े सोफे पर लेट गया। मुरारी अनु को लेकर कमरे में जा चुका था, लेकिन दिमाग में मुन्ना और गौरी घूम रहे थे। कुछ गड़बड़ न हो जाए सोचकर अनु के सोने के बाद मुरारी उठा और चुपचाप ऊपर कमरे में चला आया। मुन्ना के कमरे की तरफ बढ़ते हुए मुरारी मन ही मन खुद से कहने लगा, मुन्ना को क्या हो गया है? मतलब अब तक लड़कियों के नाम से गुस्साता था और आज सीधा लड़की को ही घर ले आया। हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे मान लिया मॉडर्न जमाना है, पर ये सब ठीक नहीं है। अरे यार, मतलब लड़की पसंद है तो माँ बाप से बात करो, मिलवाओ, शादी करो, इसके बाद ये सब। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो हमको उन्हें रोकना होगा। 1 मिनट, ऐसे सीधे मुन्ना के कमरे में जाएं कि नहीं जाएं? जाना ठीक होगा का? अम्मा यार मिश्रा, तुम बाप हो उसके, पकड़ के कनपटिया पे पेल दो 2-4। जे हिम्मत की लड़की को अपने कमरे में लेकर आएंगे। मुरारी जैसे ही मुन्ना के कमरे के सामने आया, उसे मुन्ना बाहर सोफे पर दिखा। मुन्ना गहरी नींद में था। उसे मुरारी के आने का एहसास तक नहीं हुआ। मुन्ना को बाहर सोया देखकर मुरारी एक बार फिर परेशान। मुन्ना को देखते हुए वह फिर बड़बड़ाने लगा, जे बाहर काहे सो रहा है? कल लड़ाई हो गई का दोनों में? अरे यार, हम भी ना का पता का सोच रहे हैं। एक काम करते हैं, सुबह पूछते हैं जे सबके बारे में। जे ठीक रहेगा। मुरारी वहां से वापस नीचे चला आया और अपने कमरे में आकर सो गया। सुबह मुरारी जल्दी ही उठ गया और नहा धोकर हॉल में चला आया। मुरारी ने देखा अभी मुन्ना उठा नहीं था। वह वहीं हॉल में यहाँ वहां चक्कर काटने लगा। वंश की आंखें खुली तो वह आंखें मसलते हुए उबासियां लेते हुए हॉल की तरफ आया और कृष्णा के बहाने मुरारी से कहा, कृष्णा भैया एक चाय पिला दो। वंश को वहां देखकर मुरारी समझ गया कि पक्का कुछ गड़बड़ हुई है। वंश ने भी ध्यान नहीं दिया कि वो मुरारी है और नींद में मुरारी के सर को हाथ लगाकर कहा, अबे देना 1 कप चाय। अब देखो, मुरारी तो ठहरा मुरारी, उसके लिए भाई क्या भतीजा क्या। एक कंटा वंश के गाल पर रखा और कहा, एक काफी है कि और दें? अरे मुरारी चाचा, आप कब आए? वंश की नींद एक झटके में ही खुल गई। हमको आए तो सालों बीत गए, तुम जे बताओ सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? और 1 मिनट, जब बदबू कैसी? कहीं हमारे पीछे से दारू पार्टी तो नहीं की तुमने? मुरारी ने वंश की शर्ट पकड़कर सूंघते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो तो नहाए नहीं ना कल, इसलिए थोड़ा महक रहे हैं। कि कृष्णा भैया कहाँ है? हम एक काम करते हैं, हम खुद ही ले लेते हैं किचन जाकर। वंश ने मुरारी से बचने के लिए कहा और किचन की तरफ चला गया। दोनों लौंडे पक्का कुछ गुल खिलाए हैं कल रात में, मुरारी ने कहा और फिर चक्कर काटने लगा। नींद खुली, मुन्ना उठा और जैसे ही अपने कमरे की तरफ जाने लगा, उसे याद आया कि कमरे में गौरी है। वह वापस पलट गया और नीचे चला आया। सोफे पर सोने की वजह से मुन्ना की पीठ अकड़ चुकी थी और ठंड भी लग चुकी थी। उसने महसूस किया कि उसका सर हल्का हल्का दर्द कर रहा था और नाक भी लगभग बंद थी।
वह नीचे आया। मुरारी ने उसे देखा तो अपने पास बुला लिया। जी पापा। मुरारी ने के पास आकर मुन्ना ने कहा, जिसे इस बात का एहसास तक नहीं था कि कल रात मुरारी ने उसे गौरी के साथ देख लिया है। बाहर चलकर बात करें? मुरारी ने कहा। यहां क्या दिक्कत है? मुन्ना ने हैरानी से पूछा। यहां थोड़ा बंद बंद है, चलो खुले में चलते हैं। कहते हुए मुरारी ने मुन्ना के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे बाहर ले आया। मुन्ना बस समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मुरारी को सुबह सुबह उससे क्या बात करनी है। दोनों बाहर चले आए और लॉन में साथ साथ टहलते हुए मुरारी कहने लगा, मुन्ना हम जानते हैं जी उम्र में ना हार्मोन्स में बदलाव होता है और हमारा मन ना चंचल होने लगता है। हमारा मन करता है हम ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ बिताएं, उनसे बातें करें, उनके करीब जाएं, पर क्या होता है कि कभी कभी ना हम भावनाओं में बह जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। तुम समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? नहीं पापा, हम नहीं समझ रहे। आप क्या कहना चाहते हैं? मुन्ना ने कहा। मुरारी ने मुन्ना को देखा और फिर कहा, हम समझाते हैं। हम जे कह रहे हैं कि एक लड़का लड़की दोस्त रहे, कोनो दिक्कत नहीं है। उनमें प्यार हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी से पहले दोनों एक कमरे में रहे तो उनमें वो सब होने के चांस बढ़ जाते हैं। मतलब समझ रहे हो ना? पापा आप क्या कहना चाहते हैं? मुन्ना को अब भी ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर मुरारी उससे कहना क्या? मुरारी ने सुना तो थोड़ा चिढ़ गया और गुस्सा होते हुए कहा, का कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि रंगबाजी तुम्हारे बाप ने भी बहुत की है, लेकिन कबो किसी लड़की को शादी से पहले अपने कमरे में लेकर नहीं आए हैं। प्रेम है ठीक है, लेकिन अपने हार्मोन्स पर ना थोड़ा भी कंट्रोल नहीं है तुम्हारा मुन्ना। शिवम भैया को पता चला ना तो दोनों को पेल देंगे, समझ रहे हो? मुन्ना ने सुना तो उसे समझ आया कि मुरारी किस बारे में बात कर रहा है। उसने कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने अपना ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ा है। बेटा तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूटते कल रात हमने अपनी आंखों से देखा है, मुरारी ने कहा। तो मुन्ना को गौरी की याद आई। शायद मुरारी ने मुन्ना को गौरी के साथ देख लिया था। उसने झिझकते हुए कहा, पापा आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा आप सोच रहे हैं। देखो मुन्ना, तुम्हारी उम्र से ना गुजर चुके हैं हम, लेकिन ये हरकत कबो ना की, और तुमने तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी इस बार, मुरारी ने कहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मुन्ना ऐसी कोई हरकत करे। अब कैसे समझाएं आपको? मुन्ना बड़बड़ाया, लेकिन मुरारी की गलतफहमी भी दूर करनी थी, इसलिए उसने कहा, पापा हमारी बात सुनिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। काशी की दोस्त ने गलती से पी ली थी, होश में नहीं थी, इसलिए हमें उसे उठाकर ले जाना पड़ा। हाँ तो अपने कमरे में क्यों? कहीं नशे की हालत में तुम उसका फायदा उठाने के बारे में तो नहीं सोच रहे थे? मुरारी ने कहते हुए मुन्ना को शक भरी नजरों से देखा। पापा वो होश में नहीं थी, ऐसे में काशी या माँ उसे ऐसी हालत में देखती तो उसकी इमेज खराब नहीं होती क्या? हमारे कमरे में कोई इतना जाता नहीं है, इसलिए उसे हम अपने कमरे में लेकर गए थे, मुन्ना ने कहा। मतलब तो तुमने कुछ नहीं किया है ना? मुरारी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। महादेव की कसम हमने कुछ नहीं किया, बल्कि हमने उन्हें तो क्या कभी किसी लड़की को गलत नजर से नहीं देखा है, मुन्ना ने मायूस होकर कहा। अरे इतना भरोसा है तुम पर, वो पहली बार देखा ना तुमको ऐसे तो थोड़ा चिंतिया गए थे। कोई नहीं, हम अंदर जाते हैं, कहकर मुरारी जाने लगा। मुन्ना ने अपना सर पकड़ा और घूम गया। उसने सोचा नहीं था कि मुरारी से उसे ये सब भी डिस्कस करना पड़ेगा। मुन्ना भी जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, उसका दिल धड़क उठा। मुरारी उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था और मुन्ना को ही देख रहा था। मुरारी को ऐसे देखकर मुन्ना ने अपनी भवें उचकाई तो मुरारी ने धीरे से कहा, तुम्हें पसंद हो तो बात चलाएं गौरी से। मुन्ना ने सुना तो अपना सर पीट लिया और कहा, आप तो जाएंगे नहीं, एक काम करते हैं, हम ही चले जाते हैं। मुन्ना वहां से चला गया। मुरारी भी दूसरी तरफ चला गया। मुन्ना अंदर आया, देखा अनु ने सबके लिए नाश्ता लगा दिया है। उसने मुन्ना को देखा तो कहा,
अरे मुन्ना, इतनी सुबह सुबह बाहर से कहाँ से आ रहे हो? बस यहीं थे माँ, हम नहा कर आते हैं, मुन्ना ने कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियों पर उसे गौरी मिली। मुन्ना को देखते ही उसने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग। मुन्ना ने गौरी को देखा तक नहीं और आगे बढ़ गया। इससे क्या हुआ? गौरी बड़बड़ाई। रात में क्या हुआ था उसे कुछ याद नहीं था। वह नीचे चली आई और अनु से कहा, गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा, मैंने कृष्णा से कहकर सबके लिए गर्मा गर्म जलेबी और कचौड़ियाँ मंगवाई है। तुम सब नहाकर आ जाओ, फिर सब साथ में खाते हैं, अनु ने कहा तो गौरी गेस्ट रूम की तरफ चली आई। रितु, प्रिया और काशी अभी तक सो रही थी। गौरी ने उन्हें उठाया और फिर सब नहाने चली गई। काशी ने दीना के हाथों सबके लिए कपड़े वहीं मंगवा लिए थे। मुन्ना अपने कमरे में आया। वंश और गौरी की वजह से वह पहले से ही अपसेट था और सुबह सुबह मुरारी की बातों ने उसे और परेशान कर दिया। मुन्ना नहाकर आया तो देखा वंश उसके कमरे में ही है। उसे देखते ही मुन्ना ने कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुन्ना, कल जो कुछ भी हुआ उसमें गौरी की कोई गलती नहीं थी, मैं ही उसे लेकर गया था, वंश ने मासूम बनते हुए कहा। मुन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया और कबर्ड से अपने लिए कपड़े निकालने लगा। वंश समझ गया कि मुन्ना नाराज है, इसलिए वह उठा और उसके पास आकर कहा, यार मुन्ना, सॉरी बोल तो रहा हूं, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना क्यों सड़ रहा है? मुन्ना पलटा और कहा, छोटी सी बात? वंश, गौरी हमारी बहन की दोस्त है। ये शहर, यहाँ के लोग उसके लिए नए हैं। ऐसे में आधी रात को तो उसे बाहर लेकर गया, उसके साथ ड्रिंक की। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि उसे कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? काशी की तीनों दोस्त इस शहर में काशी के भरोसे आई हैं। ऐसे में ये सब? अब तक हमने तेरी हर गलती को तेरी नादानी समझकर माफ किया है, लेकिन इस बार ये ज्यादा हो गया। वंश ने सुना तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुन्ना सही था। इस वक्त बनारस के जो हालात थे उसमें देर रात गौरी का बाहर जाना सेफ नहीं था। वंश को खामोश देखकर मुन्ना वहां से चला गया। मुन्ना नीचे चला आया, उसका मन बहुत अशांत था। अनु ने देखा तो उसे आवाज दी, मुन्ना चलो आओ नाश्ता कर लो। हमें भूख नहीं है माँ, हम बाद में खा लेंगे, कहकर मुन्ना वहां से चला गया। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। नाश्ते के बाद काशी को याद आया कि उसे शक्ति से मिलने बाहर जाना है, इसलिए उसने कहा, अनु मौसी, हमें किसी काम से बाहर जाना था तो हम होकर आते हैं। अरे काशी, लेकिन आज तो हम सब शॉपिंग पर जाने वाले थे, अनु ने कहा। आप सब लोग चले जाइए, हम अपना काम खत्म कर आपको मार्केट में ही मिल जाएंगे, काशी ने कहा। ठीक है काशी। अनु ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। काशी उठी और वहां से चली गई। वह अपने साथ किसी को लेकर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे शक्ति से जो मिलना था। ऋतु प्रिया ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अनु के साथ घर में ही रुक गई। गौरी ने देखा वंश अकेला है तो वह उसके पास आई और कहा, ए, तुम्हारे भाई को क्या हुआ है? मुन्ना हम दोनों से बहुत नाराज है। कल रात शायद हम दोनों ने उसे बहुत परेशान किया है, वंश ने मायूस होकर कहा। ओ शिट, इसका मतलब कल रात मुन्ना मुझे अपने कमरे में लेकर गया था, इसलिए वो इतना नाराज है। चलो हम उससे माफी मांगते हैं, लेकिन वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कब वापस आएगा, गौरी ने कहा। मुझे पता है वो इस वक्त कहाँ मिलेगा, वंश ने कहा और फिर गौरी को अपने साथ लेकर चला गया। काशी शक्ति की बताई जगह पर पहुंची। शक्ति वहां पहले से मौजूद था और दीवार से पीठ लगाए अपने हाथ बांधे हुए खड़ा था। काशी ने देखा आज वह रोजाना से ज्यादा ही प्यारा लग रहा था और मासूम भी। काशी उसके पास आई और उसके सामने खड़ी होकर उसे देखने लगी। काशी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन मन ही मन वह बहुत परेशान भी थी। शक्ति ने काशी को देखा और कहा, हमारे बुलाने पर तुम अकेले चली आई, डर नहीं लगा? तुम कोई भूत हो जो हम तुमसे डरेंगे? काशी ने चिढ़ते हुए कहा। तो शक्ति हल्का सा मुस्कुरा दिया और अपने हाथों को बांधे हुए काशी की तरफ आया और कहने लगा, हमने तुम्हें यहाँ अपने बारे में कुछ बताने के लिए बुलाया है। हमारा नाम है शक्ति शर्मा, ब्राह्मण परिवार से हैं।
बचपन में ही एक हादसे में हमने अपने माँ बाप को खो दिया। तब से लेकर आज तक हम अकेले रहे हैं। उनकी मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि किसी ने उन्हें अपने लालच के चलते मार दिया। उनकी मौत को हम आज तक नहीं भूल पाए हैं। उनके जाने के बाद सब बदल गया। कुछ महीनों पहले ही हम बनारस आए थे और तुम हमसे टकराई थी। पहली बार किसी को देखकर लगा जैसे हम जिंदा हैं। लेकिन उस शाम तुमसे भी ज्यादा जरूरी हमारे लिए कुछ और था और हम चले गए। हम एक बुरे इंसान हैं ये जानने के बाद भी तुम हमसे प्यार कर बैठी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। हम तुमसे प्यार नहीं कर सकते काशी। शक्ति की बात सुनकर काशी के दिल में एक टीस उठी और उसने कहा, लेकिन क्यों? तुमने कहा तुम बुरे इंसान हो, लेकिन हमारा दिल इस बात की गवाही नहीं देता। तुम हमारे सामने बुरे बनने का दिखावा कर रहे हो ताकि हम तुमसे दूर चले जाएं, है ना? और अगर तुम बुरे इंसान हो भी तो तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? एक नई जिंदगी शुरू क्यों नहीं करते? शक्ति ने अपने हाथों को खोला और काशी की तरफ देखकर कहा, हम जो कहने वाले हैं वो ध्यान से सुनना। हम बुरे इंसान सिर्फ उस एक इंसान के लिए बने हैं जिसने हमारे माँ बाप की जान ली, और जब तक हम उसे मार नहीं देते हम चैन से नहीं बैठ सकते। जानना चाहोगी वो कौन है? शक्ति की बात सुनकर काशी ने शक्ति की तरफ देखा तो शक्ति ने अपनी आंखों में गुस्सा भरकर कहा, वो इंसान है शिवम गुप्ता। काशी ने शक्ति के मुंह से अपने पापा का नाम सुना तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उसके पापा किसी को मारना तो दूर, कभी किसी जानवर तक को चोट नहीं पहुंचा सकते। काशी ने सुना तो हैरानी से शक्ति की तरफ देखने लगी। उसके पास कहने को शब्द नहीं थे। जिस लड़के को वह इतना चाहती थी वही उसके पापा की जान लेने की बात कर रहा था। काशी ने थोड़ी हिम्मत करके कहा, हमारे पापा ऐसा नहीं कर सकते, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। काशी की बात सुनकर शक्ति ने कहा, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है काशी। जो सच था वो हमने तुम्हें बता दिया। इसके बाद तुम मुझे भूल जाओ तो बेहतर है। हम जैसे इंसान के साथ तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। क्या इसके बाद भी तुम कहोगे कि तुम्हें हमसे प्यार है? काशी ने एक नजर शक्ति को देखा। उसकी आंखों में नमी थी लेकिन चेहरे पर कठोरता थी। उसने शक्ति की आंखों में देखते हुए कहा, हमसे प्यार न करने की तुमने अगर कोई और वजह बताई होती तो शायद हम जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करते। लेकिन जब तुमने कहा कि तुम हमारे पापा को मारना चाहते हो, समझो उसी पल हम तुम्हें भूल गए। काशी की बात सुनकर शक्ति के दिल में एक टीस हुई, लेकिन उसने अपने मन के भावों को चेहरे पर आने नहीं दिया। काशी ने अपने आंसू पोंछे और वहां से चली गई और इस बार उसने पलट कर भी नहीं देखा। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 65। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए क्या मुन्ना वंश और गौरी को माफ करेगा? क्या शक्ति के माँ बाप से जुड़ा है शिवम का कोई काला सच? क्या काशी भूल पाएगी शक्ति को? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी ही। एक इम्पोर्टेंट बात यह भी कि बारिश में भीगने की वजह से मेरा गला कुछ खराब हो चुका है, तो अगर इस पार्ट में आपको कहीं कोई मिस्टेक सुनाई दे तो प्लीज उसे इग्नोर कीजिएगा। थैंक यू।